नमस्कार। जब भी हम किसी चुनाव को देखते हैं तो अक्सर बस हार जीत की बात होती है, लेकिन आज हम उससे कहीं आगे जाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब जनता वोट देती है तो असल में वो क्या कह रही होती है। डेटा के जरिए हम उस जनादेश की परतें खोलेंगे जो सिर्फ एक नतीजे में नहीं सिमटता, बल्कि शासन और जन सेवा का एक साफ रोड मैप दिखाता है। चलिए इस पड़ताल में गहराई से उतरते हैं। ये है आरएस पुरा जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र संख्या 74। देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत की सरहद पर बसा एक जीवंत इलाका है। एक तरफ आपको बासमती की खुशबू से महकते खेत मिलेंगे, तो दूसरी तरफ सीमा पर रहने वाले समुदायों का वो अटूट हौसला। यहाँ की मिट्टी ने बहुत कुछ देखा है और यहाँ के लोगों की जिंदगी खेती और सुरक्षा की दोहरी धुरी पर ही घूमती है। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण को समझने से पहले यहाँ की जमीन की नब्ज को पकड़ना बहुत जरूरी है। 1966 वोट, 2024 के चुनाव का अंतिम फासला बस इतना था। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मुकाबला कितना कितना ज्यादा कड़ा था। ये दिखाता है कि हर एक वोट की कीमत क्या होती है और जनता की राय किस हद तक बंटी हुई थी। और जब हम इन्हीं 1966 वोटों को प्रतिशत में देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सिर्फ 2.2%, मतलब जीत और हार के बीच एक बहुत ही मामूली सा फासला। ये हमें बताता है कि चुनावी हवा किसी भी तरफ मुड़ सकती थी। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने इस मुकाबले को इतना करीबी बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस विश्लेषण में कहाँ-कहाँ जाएंगे। पहले इस करीबी जीत की वजह जानेंगे, फिर दशकों के आंकड़ों को खंगालेंगे, जमीन पर लोगों की असली शिकायतों को सुनेंगे, चुनावी मुकाबले का विश्लेषण करेंगे और आखिर में इन सब से शासन के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कहानी आंकड़ों की। देखिए, चुनावी नतीजे कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होते। ये दशकों से बन रही राजनीतिक लहरों का आईना होते हैं और डेटा हमें उन लहरों को पढ़ने में मदद करता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 1983 से लेकर 2002 तक ये सीट कांग्रेस का एक मजबूत किला हुआ करती थी। जीत का अंतर भी काफी बड़ा रहता था। लेकिन फिर 1996 में बीएसपी की एक जीत ने पहला संकेत दिया कि राजनीतिक जमीन बदल रही है। 2008 में पहली बार बीजेपी ने यहां जीत हासिल की और 2014 में उस जीत को और भी मजबूत कर दिया। तो ये टेबल एक पार्टी के दबदबे के खत्म होने और एक नए राजनीतिक मुकाबले के शुरू होने की पूरी कहानी कहती है। और ये चार्ट तो पार्टियों की किस्मत के उतार चढ़ाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ बीजेपी का वोट शेयर 2008 के 29% से लगातार बढ़कर 2024 में 49% तक पहुंच गया, मतलब एक स्थिर बढ़त। दूसरी तरफ कांग्रेस का सफर बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। जो पार्टी 1983 में लगभग 50% वोट ले रही थी, वो 2014 में सिर्फ 6% पर सिमट गई और फिर 2024 में एक जबरदस्त वापसी करते हुए 47% पर पहुंच गई। ये मतदाताओं की बदलती निष्ठा की एक असाधारण कहानी है। लेकिन इन सब में जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा है वो है मतदान प्रतिशत में ये भारी उछाल। 2014 में जहां लगभग 77.5% वोटिंग हुई थी, वहीं 2024 में ये बढ़कर लगभग 91% हो गई। ये एक जबरदस्त वृद्धि है। अब सवाल ये उठता है कि ये नए वोटर कौन थे? उन्हें वोट डालने के लिए किस बात ने इतना प्रेरित किया? क्या ये किसी के समर्थन में था या किसी के विरोध में? इस सवाल का जवाब ही चुनाव के इतने करीबी होने की असली कुंजी है। तो आंकड़े हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ, पर यह समझने के लिए कि क्यों हुआ, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। हमें उन मुद्दों को समझना होगा जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं, जिनकी वजह से वो वोट देने निकले। डेटा की सार्थकता तभी है जब वो लोगों की जिंदगी से जुड़ता है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी शिकायत बिजली, बढ़े हुए बिल और स्मार्ट मीटर लगाने के सख्त तरीकों ने लोगों में काफी गुस्सा पैदा कर दिया था। ये सिर्फ एक आर्थिक बोझ नहीं था, बल्कि इसे प्रशासन की संवेदनहीनता के तौर पर देखा गया। और जब घर का बजट बिगड़ता है तो उसका असर वोटिंग पैटर्न पर दिखना स्वाभाविक है। दूसरा बड़ा मुद्दा था रोजगार। खासकर युवाओं और दिहाड़ी मजदूरों के बीच मौकों की कमी एक बड़ी चिंता थी। अब सोचिए, जब पढ़े लिखे नौजवानों को काम नहीं मिलता और मजदूर को रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो ये निराशा एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक भावना बन जाती है और विपक्ष ने इसे प्रशासन की विफलता के तौर पर लोगों के सामने रखा। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा जमीन से जुड़ा था।
नई भूमि कानूनों ने किसानों के मन में ये डर पैदा कर दिया था कि कहीं उनकी खेती की जमीन हाथ से ना निकल जाए। किसानों के लिए जमीन सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होती, वो उनकी पहचान होती है, उनकी विरासत। इन कानूनों को कठोर बताकर जो अभियान चला, उसने किसान समुदाय में गहरी चिंता पैदा कर दी। और इन 3 बड़े मुद्दों के अलावा भी बहुत कुछ था जो लोगों के मन में था, जैसे पानी, स्वास्थ्य सेवा और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। 1947 से आए शरणार्थियों को संपत्ति के अधिकार मिलने में हो रही देरी, सीमावर्ती इलाकों में नशीली दवाओं की तस्करी जो परिवारों को बर्बाद कर रही थी, और हाँ, एक चुनी हुई सरकार की गैर मौजूदगी में उपराज्यपाल शासन के प्रति एक बढ़ता हुआ असंतोष। इन सभी शिकायतों ने मिलकर एक मजबूत सत्ता विरोधी माहौल बना दिया। और देखिए, जब लोग ये सब मांगते हैं, पानी, बिजली, रोजगार, तो वो सिर्फ सुविधाएं नहीं मांग रहे होते, वो असल में एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार मांग रहे होते हैं। ये हमारे संवैधानिक ढांचे का एक मौलिक वादा है। लोगों की इन शिकायतों को केवल चुनावी मुद्दे के तौर पर नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की एक मांग के रूप में देखा जाना चाहिए। तो मुद्दे तो ये थे। अब सवाल ये है कि इन मुद्दों पर चुनावी बिसात कैसे बिछाई गई। चलिए देखते हैं कि दोनों मुख्य दावेदारों ने अपनी अपनी रणनीतियां कैसे बनाई, क्योंकि ये सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच का मुकाबला नहीं था, बल्कि 2 अलग-अलग कहानियों, 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों का टकराव था। एक तरफ थे बीजेपी के डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, 58 साल के, सिख समुदाय से, पीएचडी होल्डर। उनका संदेश विकास, मोदी एजेंडा और सीमा सुरक्षा पर टिका था। जाहिर है उन्हें पार्टी का पूरा समर्थन हासिल था और सिख वोटरों के बीच उनकी एक अपील थी। दूसरी तरफ थे कांग्रेस के रमन भल्ला। उनका पूरा संदेश कल्याणकारी योजनाओं, सत्ता विरोधी लहर और स्थानीय शिकायतों पर आधारित था। उन्होंने बड़ी होशियारी से स्थानीय असंतोष का फायदा उठाया और ग्रामीण हिंदू और शहरी झुग्गी झोपड़ियों के वोटरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो कुल मिलाके लड़ाई क्या थी? एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दे, बड़ा विजन, विकास और सुरक्षा का नजरिया, और दूसरी तरफ स्थानीय परेशानियां, रोजमर्रा की दिक्कतें और प्रशासनिक उपेक्षा। मतदाताओं को इन दोनों में से एक को चुनना था। किसी भी विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ अतीत की चीरफाड़ करना नहीं होता, उसका मकसद होता है भविष्य के लिए एक रास्ता बनाना। तो अब हम इस पूरे डेटा और जमीनी हकीकत को एक ऐसी रणनीति में बदलेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि असरदार ढंग से जनता की सेवा करने के लिए हो। ये शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट है। ये रणनीति 4 बिल्कुल स्पष्ट कदमों पर आधारित है। पहला, लोगों की मुख्य शिकायतों का सीधे तौर पर समाधान करें। दूसरा, अपने विकास के एजेंडे को प्रभावी ढंग से जनता के सामने रखें ताकि वो दिखे। तीसरा, लक्षित समुदायों तक अपनी पहुंच और गहरी करें। और चौथा, डेटा पर आधारित एक व्यापक डिजिटल अभियान चलाएं। ये चारों कदम मिलकर विश्वास बनाने और एक प्रभावी शासन देने का रास्ता दिखाते हैं। पहला कदम यानी शिकायतों का समाधान। ये सिर्फ वादों से नहीं होगा, इसके लिए ठोस कार्रवाई चाहिए, जैसे स्मार्ट मीटर यूजर्स के लिए छूट या रिफंड की पेशकश करना, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी मेलों का आयोजन करना, नई निवेश परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को नौकरी देने की प्रतिबद्धता जताना, और शिकायतों के निवारण के लिए साफ और आसान रास्ते बनाना। इस तरह के कदम विपक्ष के मुख्य मुद्दों की हवा निकाल देते हैं। आज के दौर में लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, लेकिन ये अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। तो सवाल यह है कि हम आज के आधुनिक तरीकों से नागरिकों से कैसे जुड़ें कि उनके अधिकारों का सम्मान भी हो और हमारा संवाद भी असरदार हो, क्योंकि किसी भी प्रभावी संवाद की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। और भारत का जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचा है, वो इसी विश्वास की बात करता है। इसका मतलब है ऐसी व्यवस्था बनाना जो गोपनीयता और साफ सहमति पर आधारित हो। ये सुनिश्चित करना कि हर नागरिक के डेटा का सम्मान के साथ उपयोग हो, ये सिर्फ एक कानूनी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। आरएसपुरा की एक कहानी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी नहीं है। ये आधुनिक राजनीति के एक बहुत बड़े सच को सामने लाती है, जो शायद पूरे देश के लिए प्रासंगिक है। आज का दौर, जहां लोग पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं और जानकारी हर किसी के हाथ में है, वहां सच्ची राजनीतिक ताकत सिर्फ नारे गढ़ने से नहीं आती। अब उसे जवाबदेही, जमीन पर किए गए काम और मिट्टी की नब्ज के साथ एक असली जुड़ाव से मापा जाता है। मतदाता अब ठोस नतीजे चाहते हैं और ऐसे नेता चाहते हैं
जो उनके रोजमर्रा के संघर्षों को समझते हों। यही आरएस पुरा का सबसे बड़ा सबक है।